साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं वीकली मध्य प्रदेश करंट अफेयर, यानी कि 9 मई से लेकर के 16 मई तक जितनी भी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर बनी होगी वो सारे प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं विद फोटो विद एनिमेशन के साथ में। जैसा कि आपको पता है, हम रोज सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह यानी नेशनल करंट अफेयर, स्पोर्ट करंट अफेयर, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, इन चारों चीज़ों को रोज सुबह 7:30 बजे वाली वीडियो में कवर करते हैं। जिसका कि एक पार्ट जो नेशनल करंट अफेयर है उसका एक पार्ट जो है हमने आज सुबह यहां पर अपलोड कर दिया 7:30 बजे। उसमें भी 9 मई से लेकर के 16 मई तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं वो आपको उस पार्ट में देखने को मिल जाएंगे। और उसी का सेकंड पार्ट जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को कवर करते हैं वो आपके सामने यहां पर लेकर के हम आ गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं आज के सेशन का। देखिए, तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो यही बात आपको ध्यान में रखना, आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, बस आगे की ओर बढ़ते जाइए। अर्जुन की जो निगाह है वो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख पर ही होनी चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कब लॉकडाउन खत्म होगा, कब मेरा परीक्षा होगी, कब कैसे क्या होगा। ये चीज़ अगर जो भी अभी सोच रहा है वो उतना ही पीछे होता चला जा रहा है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी एग्जाम होगा बस मैं झंडा गाड़ के आऊँगा, बस यही दिमाग में आपको रखना है। और जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम आने वाला है, एमपीपीएससी 20 जून को होने वाला है, मध्य प्रदेश एसआई का भी और एमपी पटवारी का भी एग्जाम कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो उसी को तैयारी आपको उसी करना है, उसी को बेस बनाना है, उसको लक्ष्य बनाना है और तैयारी पर आगे बढ़ते जाना है। और आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर के बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, चाहे वो एमपी का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए, तो आज का पहला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में मध्य प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट का एक डेटा निकल करके आया है जिसमें मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब ये कितने राज्यों को मिलाकर के ये डेटा लिस्ट जारी की गई है तो वो भी आपको बता दें, 6 राज्यों को मिलाकर के डेटा लिस्ट जारी की गई है। वे 6 राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो कुल मिलाकर के 6 राज्यों में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो भोपाल बर्ड्स और मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के विंटर वर्ड काउंट सर्वे 2021 के अनुसार प्रदेश के भोपाल शहर में पहली बार कितने एक्वेटिक माइग्रेटरी बर्ड आए हैं? यानी कि हर साल जो है भोपाल में जो है विदेशी पक्षी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, जैसा कि आपको पता है छुट्टी काटने के लिए आते हैं, ये मान लीजिए। ठीक है, तो पहली बार कितने ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड जो है भोपाल में देखे गए हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। 34,000 से अधिक, 30,000 से अधिक, 25,000 से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं, झीलें हैं, तो विदेशी पक्षी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि 34,000 से अधिक जो है माइग्रेटरी बर्ड जो विदेशी पक्षी हैं इस बार जो है भोपाल में देखे गए हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, एक तो आपका इको पर्यटन बोर्ड है और एक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड है। तो दोनों की डेट आपको याद रखनी, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इको पर्यटन बोर्ड का जो गठन है वो 12 जुलाई 2005 को किया गया था और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन 1978 में किया गया था। दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी ने मध्य प्रदेश में 5 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? बीपीएल, भेल, एमओआईएल या फिर एचसीएल? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है, यानी कि एमओआईएल ने यहाँ पर यह घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 5 कोविड-19 देखभाल केंद्र स्थापित करेगी। अब ये केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे ये आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो देखिए 5 जगह कौन कौन सी हैं? मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और जबलपुर। इन 5 जगह पर एमओआईएल अपना कोविड-19 केयर सेंटर खोलने वाली है। मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट और जबलपुर में। इन 5 को आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड-19 सुविधा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चालू कर रही है? कोविड-19 बसेरा योजना, कोविड उपचार योजना, किल कोरोना 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि कोविड उपचार योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू की गई है आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क कोविड-19 सुविधा देने के लिए। लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई कि आपके पास जो है आयुष्मान कार्ड होना चाहिए या फिर आप आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार के होंगे, तभी आपको ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एज वॉलंटियर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर ए और बी दोनों? चलिए आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर है डी, यानी कि ए और बी दोनों। शिवराज सिंह चौहान और धर्मेंद्र प्रधान दोनों लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश डॉक्टर एज ए वॉलंटियर ऐप लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या है, तो इन्होंने ये अपील की है कि देश में जितने भी डॉक्टर हैं वो अपने मन से जो है इस ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मध्य प्रदेश के लोगों को फ्री में यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं, कोविड-19 का सुझाव दे सकते हैं, किस तरह से कोविड-19 से निकलना है, किस तरह से कोविड-19 से बचना है। तो ये इस ऐप में सुविधा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्थायी अस्पताल किस जिले में निर्मित किया जा रहा है? ग्वालियर, मुरैना, सागर या फिर जबलपुर? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इस पर स्टार लगा लेना है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी महत्वता हम अभी आपको बता देते हैं। देखिए, तो सही आंसर है सी, यानी कि सागर जिले में ये अस्थायी सप्लाई जो है हॉस्पिटल खोला गया है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट पाइप के द्वारा ऑक्सीजन आपके बेड पर मतलब पहुंच जाएगी और सीधे आपको ऑक्सीजन प्रदान की जाएगी। अभी तक देखिए सिलेंडर को लेकर के बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर कहां लेकर के आए, कैसे क्या करें, तो वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। ठीक है, तो सागर के बीना नामक स्थान पर 1000 बिस्तरों वाला ये हॉस्पिटल खोला गया है, जिसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सीधे पाइप के माध्यम से आपके बेड पर उपलब्ध रहेगी, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन कभी भी खत्म नहीं होगी और रोगी को बराबर ऑक्सीजन मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा, सागर के बीना में ये 1000 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल खोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी का भी हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से विधायक थे? सतना जिले से थे, झाबुआ जिले से थे, मंदसौर जिले से थे या फिर शहडोल जिले से थे? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सतना जिले के निवासी थे, पूर्व मंत्री रह चुके जुगल किशोर बागरी। ये उमा भारती के समय में मंत्री रह चुके हैं। इनका भी हाल ही में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया। आपको याद रखना है, सतना जिले से ये जो है विधायक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश में पहली बार मध्य प्रदेश के किस जिले के मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है? भिंड, मुरैना, ग्वालियर या फिर सतना? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका बी, यानी कि मुरैना जिले के पोरसा नामक स्थान पर एक मुक्तिधाम है जिसका नाम है लॉयंस मुक्तिधाम, और इस मुक्तिधाम को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है और देश का यह पहला ऐसा मुक्तिधाम है जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा रहा है। पोरसा से आपको याद आ रहा होगा कि कई बार परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न तो बनता ही है कि नागा जी का मेला कहां पर लगता है। तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, स्टैटिक एमपी का प्रश्न है कि नागा जी का मेला मुरैना के पोरसा नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको भव्य यहां पर दृश्य दिखाई दे रहे हैं मुक्तिधाम के। ठीक है, चलिए देखिए, आवेश खान का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है शतरंज, ऑप्शन नंबर डी है बैडमिंटन। चलिए देख लेते हैं आंसर। सही आंसर बी, यानी कि क्रिकेट से संबंध है आवेश खान का, और ये इंदौर के निवासी हैं और इनका भी हाल ही में इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए कि इनका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और इन सारे प्रश्नों के बारे में डिटेल में जानकारी हम अपनी डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में एक अलग से स्लाइड ही लेकर के आते हैं। जैसे ये प्रश्न है ना, इसके बाद इसके बारे में पूरी एक स्लाइड आ जाएगी जिसमें पूरी जानकारी दी रहेगी। वो डेली करंट अफेयर वाली वीडियो हम लेकर के आते हैं। यहाँ पर आपका हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए वो स्लाइड हम नहीं लेकर के आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देते हुए चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए टेस्ट का काम करेगी जो डेली करंट अफेयर वाली हमारी वीडियो देखते हैं। उनको अपने आप को खुद को जज करना है, उनको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है कि कितनी चीज़ें उनको याद हैं। ठीक है, देखिए, किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए 5000 रुपए प्रति माह सहायता राशि देने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर ए, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यहाँ पर 5000 रुपए प्रति माह सहायता देने की घोषणा की है। जो भी कोविड-19 की वजह से जिन लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया है, तो उनको प्रति माह 5000 रुपए यहाँ पर सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही साथ में अगर ऐसे कोई लोग जो मतलब जिनने अपने खर्चा जो भी चलाता था, मतलब अपने मुखिया को खो दिया है और वो कोई व्यापार अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार अपनी गारंटी पर उनको जो है ऋण भी प्रदान करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तरुण कश्यप, गिरीश गौतम, अनिल कुमार झा या फिर डॉक्टर शक्ति गुप्ता? सही आंसर इसका बी, यानी कि गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब देखिए, इनका जो है सीट पूछी जा सकती है, किस सीट से हैं, किस क्षेत्र से हैं, तो आपको याद रखना है रीवा के देव तालाब सीट से इनका जो है निर्वाचन हुआ है और ये सबसे बुजुर्ग यानी सबसे वरिष्ठ है विधानसभा में, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिए। आपकी किसी न किसी
परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। याद रखिएगा, गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कोई भी चैनल आपके लिए वीकली करंट अफेयर मध्य प्रदेश की नहीं लेकर के आता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि आपको हर तरह से मजबूत बनाना, चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, चाहे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर हो, चाहे वो स्पोर्ट जीके हो, हर तरफ से आपको मजबूत बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, देखिए 14 मई को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के द्वारा कोरोना वायरस रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला कलेक्टर को कितने रुपए आवंटित किए जाने का फैसला लिया गया है? 4 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 7 करोड़? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 2 करोड़ रुपए यहां पर प्रत्येक जिले के कलेक्टर को आवंटित किए जाने का फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लिया गया है। अब इन पैसों का इस्तेमाल कहां पर होगा? तो जिस जिस जिले में कोविड-19 केयर सेंटर खुले हुए हैं, तो वहां पर जो है सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, वहां के जो है कर्मचारियों को मतलब सहायता देने के लिए और कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितनी भी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध कराने में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। 2 करोड़ रुपए हर एक जिला कलेक्टर को दिए जाएंगे। कुल मिलाकर के 104 करोड़ रुपए का खर्चा जो है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 14 मई 2021 को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहां पर निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की? मुरैना, ग्वालियर, दतिया या फिर शाजापुर? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि दतिया जिले में 14 मई 2021 को डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरित की। और ये सामग्री वितरण के दौरान ही उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश पुलिस का एक यहाँ पर बहुत ही सामाजिक छवि निखर के सामने आई है। मध्य प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छा काम कर रही है और उन्होंने जो है हौसला अफजाई किया है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आनंद का आधार स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वातावरण पर ऑनलाइन वेबिनार कब आयोजित किया जाएगा? 14 मई, 15 मई, 16 मई या फिर 17 मई? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 15 मई को आनंद का आधार स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ वातावरण पर एक वेबिनार आयोजित किया गया। जैसा कि हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। एक प्रश्न यहां से बनेगा स्टैटिक का महत्वपूर्ण कि पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? तो याद रखिएगा, सुश्री उषा ठाकुर जो है वो पर्यटन, संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री है मध्य प्रदेश की। और मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य है जिसने हैप्पीनेस विभाग जो है खोला था, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। ठीक है, आनंदम विभाग बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। और आनंदम विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वयं मुख्यमंत्री आनंदम विभाग यानी कि हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के अध्यक्ष होते हैं। पूरी जानकारी हमने आपको अपनी डेली वाली वीडियो में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपका स्टार्ट होता है स्टैटिक जीके का महासंग्राम। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एमपीएसआई हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी परीक्षाओं में जो है आपको स्टैटिक जीके जरूर देखने को मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सप्ताह भर में जितनी भी हमने स्टैटिक जीके पढ़ी है उसका रिवीजन कर लेते हैं और आपका टेस्ट भी कर लेते हैं यहाँ पर कि आपको कितनी चीजें याद हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह किस राज्य से संबंधित है? अभी हाल ही में ये चर्चा में रही हैं। तो देखिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? आंसर देखते हैं। सही आंसर है, यानी कि दिल्ली से ये संबंधित हैं यशस्विनी सिंह। अब ये चर्चा में क्यों रही हैं? तो भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह जो हैं दिल्ली से संबंधित हैं। इन्होंने ब्राजील में आयोजित ISSF एयर पिस्टल की 10 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे सीधा पूछा जाएगा यशस्विनी सिंह किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस पोर्ट को पोर्ट विथ अ हिस्ट्री भी कहा जाता है? किस बंदरगाह को यहाँ पर पोर्ट विथ अ हिस्ट्री भी कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, हल्दिया पोर्ट या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि विशाखापत्तनम बंदरगाह को पोर्ट विथ द हिस्ट्री भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। तो भारत में कुल मिलाकर के लगभग 200 बंदरगाह हैं, जिसमें विशाखापत्तनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। ये इसकी विशेषता है और इसको पोर्ट विथ अ हिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को उसके नाम पर फतेहाबाद में एक मस्जिद बनी हुई है? यानी किस मुगल शासक के नाम पर फतेहाबाद में एक मस्जिद का निर्माण किया गया है? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर औरंगजेब? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर भी, यानी कि हुमायूं के नाम पर एक जो है मस्जिद का निर्माण फतेहाबाद में किया गया है। खुद हुमायूं ने ही करवाया था। कब करवाया था, आइए देखते हैं। तो शेरशाह सूरी से द्वितीय युद्ध के दौरान जब हुमायूं फतेहाबाद से गुजरा तो उसने एक छोटी सी मस्जिद का निर्माण कराया जिसे हुमायूं मस्जिद कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत कम किताबों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन एग्जाम में अब ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। सारे प्रश्न एनटीपीसी में आ चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ चुके हैं, जो भी हाल ही में कुछ परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये प्रश्न आ चुके हैं, जिनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं क्योंकि आपके एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं? बदरुद्दीन तैयब जी, सर सैयद अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर APJ अब्दुल कलाम? आइए देखते हैं।
सही आंसर यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। देखिए जानकारी। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण और 1963 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। ये दोनों डेटा आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए भारत का सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन को सबसे लंबा संविधान संशोधन कहा जाता है। अब देखिए अब प्रश्न कितना घुमा करके पूछा है। अभी तक आपसे पूछा जाता था कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं या फिर छोटा संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन कहते हैं। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे लंबा संविधान संशोधन कौन सा है। अब आपसे घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान का 42वें संविधान संशोधन सबसे लंबा संविधान संशोधन माना जाता है। यह संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी कि कैसे याद रखेंगे 1976 में। तो देखिए 76 के लास्ट में 6 आ रहा है और 42 का जो नंबर है उसको ऐड करें 4+2, तो कुल मिलाकर कितना होता है 4+2 6, और 1976 के लास्ट में 6 आ रहा है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देवनाम प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या फिर कनिष्क को? आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। देखिए सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिंदुसार का पुत्र था। सम्राट बनने से पूर्व यह मध्य प्रदेश की अवंती का गवर्नर हुआ करता है, यानी उज्जैन का यह गवर्नर हुआ करता था। और सांची के स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? बाबा आमटे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर से, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, आइए आपको जानकारी देते हैं। तो भारत के बिस्मार्क के उपनाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध हैं। उन्होंने भारत को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं को लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हीं की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से एक जो मूर्ति गुजरात में बनी हुई है, नर्मदा जिले में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चैतन्य महाप्रभु या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। देखिए कुछ जानकारी। तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। और ये आर्य समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं। ये तीनों प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और शुद्धि आंदोलन जो है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही चलाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिए। तो निम्नलिखित में से कला और डंडी लोक नृत्य किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो आंसर इसका डी, यानी कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कौन सा? कला और डंडी। देखिए लावड़ी भी महाराष्ट्र का ही लोक नृत्य है। तो कला और डंडी महाराष्ट्र के धार्मिक लोक नृत्य हैं। लावड़ी यहाँ का फेमस लोक नृत्य है। उद्धव ठाकरे वर्तमान सीएम है और भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान राज्यपाल है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता काल का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उड़ीसा में या फिर केरल में? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि गुजरात राज्य में लोथल बंदरगाह स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, और जो कि वर्तमान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ये आपको पता है। लोथल बंदरगाह से फारस व ईरान तक के व्यापार के साक्ष्य मिले हैं, यानी भारत फारस और ईरान तक भी व्यापार किया करता था। वहाँ की मुद्राएं यहाँ पर देखने को मिली हैं लोथल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में बिल्कुल भी नहीं है? किसने भी कुतुब मीनार के निर्माण में जो हाथ नहीं लगाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। तो बाकी 3 लोगों का कैसा योगदान है वो भी देख लेते हैं। देखिए तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। जब एक बार इस पर बिजली गिर गई थी और इसकी चौथी मंजिल लगभग टूट गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल का निर्माण भी करवाया था। तो ये 3 लोग तो कुतुब मीनार से संबंधित हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार से कोई लेना देना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौरोज त्योहार मुख्य किस देश में मनाया जाता है? भारत, पाकिस्तान, ईरान या फिर अफ्रीका? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि ईरान में नौरोज त्योहार मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है वो ईरान का नव वर्ष है, यानी कि ईरान में नव वर्ष के रूप में नौरोज त्योहार को मनाया जाता है। यह मुख्यतः प्रकृति प्रेमी का उत्सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है? गोवा, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर केरल? आंसर देखते हैं।
सही आंसर ए यानी कि गोवा में दूध सागर झरना स्थित है। देखिए जानकारी, दूध सागर झरना गोवा में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा रेखा का विभाजन करता है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है और पणजी से 45 किलोमीटर की दूरी पर यह दूध सागर झरना स्थित है। चलिए आपको दिखा देते हैं कि दूध सागर झरना देखने में कैसा लगता है। देखिए तो ये है दूध सागर झरना। याद रखिएगा दुग्ध धारा मध्य प्रदेश में है, जबकि दूध सागर झरना जो है वो गोवा में है। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रसिद्ध सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, असम। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि तमिलनाडु में प्रसिद्ध सौर मंदिर स्थित है। देखिए कुछ जानकारी। तो प्रसिद्ध सौर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा कराया गया था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाई थी और महाबलीपुरम को ही मामल्लपुरम भी कहते हैं। तो कभी मामल्लपुरम आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मामल्लपुरम का मतलब ही महाबलीपुरम होता है। ठीक है, तो सौर मंदिर तमिलनाडु के मामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका पूरा फुल रिवीजन हो गया, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। अब इसकी आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम पर। आपको बस जाइए टेलीग्राम पर, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन और आपको ये टेलीग्राम पर ऐसा पेज एक देखने को मिल जाएगा। उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, सुबह वाली वीडियो की भी और इसकी भी। सुबह वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छी वहाँ पर जानकारी दी गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो हम बताते हैं वो भी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो को बनाने में और आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा हमको अंदर से भी बुरा लगता है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। तो शेयर जरूर कीजिएगा, कम से कम 10 लोगों को तो शेयर करना ही है। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपने कितने लोगों को शेयर किया, हमारी आपने कितनी मदद की। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए 7:30 बजे डेली करंट अफेयर वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह, एमपी करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और बाकी पूरी करंट अफेयर वहाँ पर हम कवर कराते हैं। साथ ही साथ में रोज 12:30 बजे जो है वो हम एमपी वालों के लिए स्पेशल, एमपी पीएससी वालों के लिए स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।